मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये जो वीज़ा आया है 2 रिफ्यूज़ल के बाद में आया है और सबसे बड़ी बात है कि ये उस एप्लीकेंट का वीज़ा है जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, काफ़ी अच्छी उनकी यहाँ पे जॉब है, टाइज हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे थे, फिर भी उनकी पहले 2 रिफ्यूज़ल आई, 2 रिफ्यूज़ल के बाद में ये वीज़ा आया है। इस वीडियो में हम उनकी प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमने प्रेजेंट किया और क्यों अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तब भी आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे तरीके से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है। वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। जो डॉक्टर सुमित अरोड़ा जी हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और 38 साल इनकी एज है। दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स हैं और काफ़ी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है। कुछ डिटेल्स इनकी हाइड की गई हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो ऑनलाइन पब्लिश हो, तो इसलिए जो हॉस्पिटल का नाम है वो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। अगर हाँ सैलरी की बात करें तो अराउंड इनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 1,37,000 रुपये पर मंथ इनके अकाउंट में आती है। और अगर हम यहाँ पे इनकी फैमिली की बात करें तो इनके पेरेंट्स हैं दिल्ली में, अनमैरिड हैं। और अगर हम पर्पस की बात करें तो इनके भाई हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, उनके पास वहाँ पे जाना था। अगर हम यहाँ पे इनकी रिफ्यूज़ल की भी बात करें, 2 इनकी रिफ्यूज़ल हैं, दोनों 2025 में आई थी। उसके बाद में अब इन्हें ये वीज़ा मिला है। तो ये इनकी बेसिक प्रोफाइल है। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की भी बात करें तो इनके अकाउंट में जब हमने इनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया था तो इनका जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस था वो 7,62,000 रुपये समथिंग था। 5-7 लाख रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट थी जो सीए रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाई गई थी। तो ये इनकी फाइनेंशियल एक प्रोफाइल है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी रिफ्यूज़ल की। दोस्तों इनकी 2 रिफ्यूज़ल हैं। पहली रिफ्यूज़ल इनकी मार्च 2025 में आई थी, दूसरी रिफ्यूज़ल इनकी 5 अगस्त 2025 में आई थी। अगर हम रिफ्यूज़ल लेटर को पढ़ें तो यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, इनके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके, इनके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव यानी कि टाइज को लेके यहाँ पे रिफ्यूज़ल थी। हालांकि ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर जब आप बनते हो तब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टेस्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद में आप एक डॉक्टर बनते हो। और अच्छे हॉस्पिटल में अगर आपके पास जॉब है तो इसका मतलब है कि आपके काफ़ी अच्छे टाइज हैं, यहाँ पे सैलरी अच्छी है, इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा था, पर्पस भी ठीक था। आपके जो भाई हैं उनके पास इन्होंने मिलने जाना था और वहाँ पर वो सिटीज़न है, बट फिर भी इनकी फ़ाइल यहाँ पर रिफ्यूज़ हुई। तो किस तरीके से हमने इस केस को रिप्रेजेंट किया, क्या गलती थी, तो अब उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जब इनके डॉक्यूमेंट हमारे पास आए तो हमने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट किया, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस है। देखो इनकेस अगर आप भी हमें डॉक्यूमेंट सेंड करोगे तो हमें ये जानने के लिए कि आपने किस तरीके से प्रोफाइल को प्रेजेंट किया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब इन्होंने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया तब हमने ये पूछा कि सर आपने पहली एप्लीकेशन की इन्होंने सबमिट की थी तो दोनों बार इन्होंने खुद एप्लीकेशन को सबमिट किया था। अब नॉर्मल क्या चीज़ होती है, देखो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी हैं, जॉब अच्छी है, सैलरी स्लिप अच्छी है, तो नॉर्मल बंदा यही सोचता है कि जी मैं खुद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करता हूँ क्योंकि वीज़ा के चांसेस ज़्यादा है। अगर प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो वीज़ा के चांसेस पॉजिटिव साइड थे, यानी कि इनका वीज़ा यहाँ पे आ सकता था। पहली रिफ्यूज़ल आई, पहली रिफ्यूज़ल के बाद इनको फिर लगा कि हो सकता है कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा तो मेरा वीज़ा दोबारा आ जाएगा। इन्होंने दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया बट रिजल्ट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। फिर इन्होंने हमारी वीडियोस देखी, वीडियो देख के इन्होंने कांटेक्ट किया। हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को जब देखा तो सबसे पहले तो ये था कि देखो एज ए डॉक्टर इनसे जो चीज़ बनी, इन्होंने कवर लेटर बनाया बट जो भी डिटेलिंग थी वो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दी। बट यहाँ पे किसी भी तरह के लेके टाइज डॉक्यूमेंट नहीं थे, किसी भी तरह की यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं थी, और जो डॉक्यूमेंट थे उनका फॉर्मेट अच्छा नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे थे जिनकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम थी, यानी कि अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखे तो वहाँ पे आपको जो डिटेल है वो ब्लरी मिलेगी। हालांकि ये क्या होता है कि जब इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तो माइंड में हमारे ये चीज़ चलती है कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है, जैसे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा और किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा तो मुझे अप्रूवल मिल जाएगी। हालांकि ये सबसे गलत बात है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, मान लीजिए अगर ये डॉक्टर हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं और आपकी जो सैलरी है वो लाखों में है, तब भी आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से सबमिट करने पड़ेंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के फिर आपको वीज़ा आएगा। क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेंट आते हैं, जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है बट रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी कि ज़्यादा रिफ्यूज़ल आती है।
आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना होगा, फिर ही आपको वीज़ा मिलेगा। हमने जब इनके डॉक्यूमेंट्स को देखा, हमने इनका कवर लेटर दोबारा बनाया, इनके टाइस डिक्लेरेशन लेटर दोबारा बनाए, इनविटेशन दोबारा बनाया। हमने ये बताया कि ये जो डॉक्टर बने हैं इसके पीछे बहुत मेहनत है, इतना इनको पढ़ना पड़ा, इतने टेस्ट देने पड़े, और इनका ये फ्यूचर यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, इनके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है इंडिया में इनका फ्यूचर है, और क्योंकि इनकी सैलरी भी बढ़ सकती है। काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे बताया। देखो, वीज़ा ऑफिसर को जब तक ये पता नहीं लगेगा कि आप किस वजह से वापस आओगे, आपके पास क्या क्या रीज़न है, आपके टाइज कैसे हैं, तब तक वो आपको वीज़ा नहीं देगा, चाहे प्रोफाइल आपकी जैसी मर्जी हो। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर हैं तो इनको वीज़ा मिल गया। अगर आपका बिजनेस है और आपकी जो सैलरी है वो 25-30 हज़ार रुपये के आसपास है, आपके भी सेम चांस है, क्योंकि आपको भी अप्लाई जब करना होगा वो अच्छे तरीके से ही अप्लाई करना होगा। तब हमने इनकी फाइल को देखा, डॉक्यूमेंट को इकट्ठे किया, डॉक्यूमेंट को जो क्रिएट करने थे वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, इनवाइटर के डॉक्यूमेंट मंगवाए, अच्छे तरीके से एक अच्छी फाइल यहाँ पे सबमिट की, और जो रिजल्ट है वो आपके सबके सामने है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर हम इन्हीं की प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट थे, पॉजिटिव साइड थी, वीज़ा आने के ज़्यादा चांसेस थे, बट गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि इन्होंने 2 बार फाइल खुद अप्लाई की। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने खुद क्यों अप्लाई की, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने फाइल अप्लाई की तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने तरीके से सबमिट किए। ये नहीं सोचा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपके हिसाब से ठीक हैं, क्योंकि आपके अपने डॉक्यूमेंट आप तो पढ़ लोगे, बट जो सेकेंड जो पर्सन है, जो वीज़ा ऑफिसर है, वो इन डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करेगा? क्योंकि उन्हें तो नहीं ना पता कि आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आपके पास एक अच्छा यहाँ पे जॉब है, आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, वो है। दोस्तों, जितनी मर्जी आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपको एक अच्छे तरीके से फाइल को प्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो टिप यही है कि अच्छे डॉक्यूमेंट को स्कैन करें, स्कैनर से स्कैन करें, अच्छा एक कवर लेटर ड्राफ्ट करें, जस्टिफिकेशंस ड्राफ्ट करें कि पुरानी रिफ्यूज़ल क्यों आई थी। इनविटेशन लेटर को देखें कि इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट क्या है, क्या वहाँ पे डिटेलिंग होनी चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसी है, अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई गलती है तो उसकी डिक्लेरेशन यहाँ पे दें, हर चीज़ यहाँ पे सबमिट करें। अच्छे तरीके से सबमिट करोगे तब दोस्तों आपके ज़्यादा वीज़ा के चांसेस होंगे। दूसरा, हमेशा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि इस केस में कवर लेटर था, कवर लेटर में जो डिटेलिंग थी वो एज ए डॉक्टर या एज ए एप्लीकेंट जो वो लिख सकते थे उन्होंने लिखी। बट यहाँ पे कवर लेटर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पर्पस बताओ कि जी मैंने ये जाना। कवर लेटर में ये लिखा जाता है कि आप किस रीज़न की वजह से वापस आओगे, आपके पास कैसा फ़ंड है, कहाँ से फ़ंड आया है, कैसी जॉब है, कितना टाइम, हर चीज़ वहाँ पे लिखी जाती है, जिससे वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल समझने में आसानी हो सके। कवर लेटर के अलावा भी डॉक्यूमेंट लगते हैं। कवर लेटर के अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट में देखो कोई भी गलती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नेम चेंज है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, आपके एक्सपीरियंस में कोई गलती है, आपकी सैलरी में कोई गलती है, या कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो डॉक्यूमेंट में विजिबल हैं और आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, आपने डिक्लेरेशन सबमिट नहीं की, तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है और नेगेटिव साइड आपको लेके जा सकती है, यानी कि आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। आप हमेशा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करें, हमेशा डिक्लेरेशन साथ में सबमिट करें कि जी इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ है और उसकी ये डिक्लेरेशन। देखो दोस्तों, हमेशा मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग ईमानदार रहना है, कि आपके वीज़ा ऑफिसर को ये लगे कि इसने सब कुछ मुझे बताया है, और वीज़ा ऑफिसर को भी आपकी 100% जो प्रोफाइल है वो विजिबल हो, तभी वो आपको वीज़ा देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको ये समझ में आया होगा कि कई बारी जो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी होती है, आपके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बट जो रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड आता है, उसका क्या रीज़न है, और वही मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर फिलहाल आपका कोई क्वेश्चन है, आपका अभी भी कोई डाउट है, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।